कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी जिसको कि आप ईपीएफओ के नाम से जानते हैं 2 मार्च को एक अहम बैठक करने जा रहा है। इस बैठक में जो है फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए कर्मचारियों के पीएफ जमा पर जो है मिलने वाली ब्याज दर तय की जाएगी। देश के 30 करोड़ से अधिक मेंबर्स के लिए फैसला जो है बहुत अहम माना जा रहा है, क्योंकि मामला जो है पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा हुआ है। मैडम का रुख करते हैं, मैडम से समझने की कोशिश करते हैं। क्या मैडम, क्या ब्याज दर हो सकती है? बहुत तर्क ये भी दिए जा रहे हैं कि अभी जियो पॉलिटिकल टेंशन्स है, सरकार के पास ऑलरेडी बहुत सारे तनाव हैं। जिस तरह से जो आप देखिए, चेन ऑफ रिफॉर्म्स देखिए, पिछले बजट में मैं और आप साथ में थे, कवर कर रहे थे 12,75,000 तक की कमाई को टैक्स फ्री करना। उससे जो कहा गया कि सरकार को जो है टैक्स फॉरगो हुआ, उसके बाद जो है जीएसटी रेट रैशनलाइजेशन करना, उसके बाद अब ये कदम उठाना। क्या लगता है कि क्या पे कमीशन को कैसे भूल सकते हैं? पे उसकी भी देनदारी होगी सरकार के ऊपर। तो क्या ऐसी स्थिति में सरकार अपने आउटगो को ईपीएफओ के ब्याज को बढ़ा करके वहन करने की स्थिति में है? 8.25 पिछले 2 साल से ये 8.25 पर ही कंटिन्यू कर रहा है। और मुझे बोलते हुए तो अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि मैं भी वो जो ईपीएफओ की सदस्य हूँ, कि सरकार इस बार भी 8.25 से हटने वाली नहीं है, ना आगे बढ़ने वाली है ना पीछे बढ़ने वाली है। स्टेटस को जो कहा जाता है ना, यथास्थिति बरकरार रहेगी। सीबीटी बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक हो रही है 2 मार्च को। अक्सर ना होली के आसपास हम ऐसी बहुत सारी खबरें जो है आती हैं, लेकिन क्योंकि अब अप्रैल से नया फाइनेंशियल ईयर भी शुरू हो जाएगा, उसके पहले ये अनाउंसमेंट आता है, तो मार्च में ये बैठक होगी और उसके बाद ये फैसला होगा कि भाई क्या होगा। लेकिन मुझे जहाँ तक जो समझ में आ रहा है, बिल्कुल सरकार ने जो है मिडिल क्लास की या सैलरीड की झोली भरने की कोशिश की है। जब टैक्स में बड़ी छूट दी, जीएसटी में बड़ी छूट दी, और एक और फैक्टर, एक राजनीतिक फैक्टर भी इससे जुड़ा हुआ है। ठीक है, राजनीतिक फैक्टर ये है कि कुछ राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, अहम राज्य हैं वो, और वहां पर जो है कुछ भी अभी ना बिगड़ते हुए नहीं देखना चाहती है सरकार। तमिलनाडु में, पश्चिम बंगाल में, असम में, केरल में, यूटी पुडुचेरी में असेंबली इलेक्शन होने वाले हैं, और सरकार जो है इससे पहले सेंटिमेंट को कुछ भी बिगाड़ेगी नहीं। इनफैक्ट कम तो बिल्कुल भी नहीं करने वाली, ना बढ़ाने के लिए अभी उनके पास उस तरह का लेगरूम नहीं है। और इनफैक्ट कई बार ये बातें भी होती कि इसको कम कर देना चाहिए। 8.25 बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आप देखिए बैंक में अगर आप पैसे जमा करते हैं, एफडी में जमा करते हैं, तो आपको इतना रिटर्न नहीं मिल रहा होता है। ठीक है, किसी और अगर हम बात करें, फिर आप जाएं इक्विटी की तरफ जाएंगे तो वहाँ भले ही आपको इससे बेटर रिटर्न मिल रहा होगा, लेकिन जो है आपकी बैंक एफडी हो गई और दूसरे जो निवेश हो गए, उन सब में सबसे ज़्यादा आपको ईपीएफओ में ये 8.25% का रिटर्न मिल रहा है। आपके रिटायरमेंट की किटी में बहुत अच्छा ब्याज जो है वो जुड़ता रह रहा है। मुझे लगता है मैडम कि अगर डेटा देखा जाए तो सबसे ज़्यादा ब्याज दर मुझे लगता है कि एक तो पीपीएफ में, और एक तो दूसरा जो है सुकन्या समृद्धि योजना, और एक दूसरा है जो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स। इन तीनों में ही सबसे ज्यादा मिलता है। लेकिन इन तीनों में पीपीएफ को अगर छोड़ दें, पीपीएफ तो सबके लिए, सुकन्या समृद्धि योजना बच्चों के लिए है, आपकी बिटिया के नाम पे कर सकते हैं। सीनियर सिटीजन स्कीम जो है वो केवल बुजुर्गों के लिए है। तो पीपीएफ एकमात्र है, लेकिन पीपीएफ का भी जो ब्याज है वो 7.1 के आसपास है, और ईपीएफओ का ब्याज है 8.25%। तो सरकार यहां पर अच्छा ब्याज दे रही है, और इस इक्विलिब्रियम को अभी छेड़ते हुए नजर नहीं आएगी, क्योंकि अगर इसे वो बढ़ाती है तो उसका आउटगो बढ़ जाएगा, इसे कम करती है तो फिर सेंटिमेंट खराब हो जाएगा। वैसे भी इक्विटी मार्केट में जिस तरह की उथल पुथल है, और लोग जो हैं कहीं भी रिटर्न नहीं अभी बना रहे हैं, और ऐसे में एक चीज जिसके लिए सरकार की लोग पीठ ठोकते हैं कि हाँ भाई 8.25% का ब्याज हमें अपने रिटायरमेंट की किटी में मिल रहा है सरकार की तरफ से, मुझे नहीं लगता सरकार इसको कुछ भी यथास्थिति बरकरार रखेगी। सरकार तीसरा साल रहेगा जब हमें अपने मन को बहलाना होगा कि भाई जो ब्याज है, खुशी ये मनानी होगी कि कम से कम तो नहीं किया, बरकरार रखा। तमाम चैलेंजेस को भी देखिए मैडम, जो साल की शुरुआत भी अगर हम लोग देखें, इस साल की भी देखिए या पिछले साल भी देखिए, जिस तरह से जो है सब चीज़ लग रहा था कि सही चलेगा, लेकिन फिर जो है टैरिफ टेंशन्स देखिए, जियो पॉलिटिकल टेंशन्स देख लीजिए, और अब तो तमाम जो है इस साल की अगर बात की जाए तो पहले लग रहा था कि इस साल की शुरुआत जो है अच्छे नोट पर होगी, लेकिन चीज़ें और बिगड़ती चली गई। और ऐसे समय में इंडिया पाक वॉर को भी अगर आप ऐड कर लीजिएगा, तो ऐसे समय में अगर सरकार उसको एज इट इज़ में रखती है तो ये बड़ी बात हो सकती है। बिल्कुल, तो सरकार अभी एज इट इज रखने के ही मूड में नजर आ रही है, क्योंकि अभी 8th पे कमीशन पर भी डिसीजन लेना है। इसमें कुछ ज्यादा फिर वो चेंजेस करती हुई नजर नहीं आएगी। जो जैसा चल रहा है
वैसे ही चलने दो। चलिए, तो अब ईपीएफओ कितना बड़ा फंड जो है वो मैनेज करते हुए क्या एडिशनल जानकारी हम अपने व्यूअर्स को दे देते हैं। 25 से 26 लाख करोड़ के आसपास का जो है फंड मैनेज करती हैं। अब हाल फिलहाल में जो कुछ और बड़े फैसले लिए गए वो भी जो है मैडम से हम लोग डिकोड कराने की कोशिश करते हैं। मैडम, कहा गया कि पार्शियल विड्रॉल के जो नियम बड़े आसान कर दिए गए। अब जो है पीएफ का पैसा जो है अब बड़ी आसानी से निकल जाता है। लोगों को अपनी ज़रूरत के हिसाब से अगर आपको पैसा निकालना है, पहले कहा जाता था कि लंबी लंबी कतार है। और पार्शियल विड्रॉल के ना 13 कंडीशंस होते थे कि भाई इस समय आप निकाल सकते हैं, इस कंडीशन के लिए निकाल सकते हैं, उस कंडीशन के लिए निकाल सकते हैं। इन सब को एक 3 कैटेगरी में बांट दिया गया है कि भाई आप जो है बीमारी के लिए, पढ़ाई के लिए और शादी के लिए जो है ऐसे जो सिचुएशंस हैं तब पार्शियल विड्रॉल कर पाएंगे। इसे आसान, इजी टू अंडरस्टैंड तरीके से और सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है। ईपीएफओ को और फ्रेंडली बनाने की कोशिश की है। और एक तरह से देखिए, मुझे लगता है ये बढ़िया स्कीम है ईपीएफओ, जहां हमारे देश में हम लोग जो है रिटायरमेंट को लेकर, भारत उन देशों में जो रिटायरमेंट को लेकर के भारतीय नागरिक जो है बहुत जागरूक नहीं है और कुछ करते नहीं है। तो एक फोर्स्ड सेविंग तो आपके रिटायरमेंट की तरफ हो रही है। और इसे और ईजी बनाने के लिए, फ्लेक्सिबल बनाने के लिए इसके विड्रॉल्स को भी आसान बनाया है। 3 कैटेगरी में, पढ़ाई, बीमारी और शादी, ये 3 कैटेगरी बना दी जिसके लिए आप पैसे यहाँ से पार्शियली निकाल पाएंगे। पहले कहाँ नियम बहुत जटिल थे और बहुत सारे इफ्स एंड बट्स थे। इन सब को हटाने की कोशिश ईपीएफओ में की है, सरल बनाने की कोशिश की जा रही है। बस अब उम्मीद यही रखी कि 8.25 पे ही बरकरार रहे इसका ब्याज, जिससे नीचे ना जाए। अब फिर तो बड़ी मुश्किल होगी। और मैडम, ईपीएफओ की बात हो रही तो ईपीएफओ 3.0 की भी चर्चा कर लेते हैं। मैडम, अब तो कहा जा रहा है कि यूपीआई के माध्यम से भी जो है आप अपना पैसा निकाल सकते हैं। एटीएम कार्ड के जैसा ही ईपीएफओ कार्ड भी होगा, वहाँ आप जो है अपना पैसा जो है स्वाइप कीजिए और पैसा आप निकाल तो इसे बहुत डायनामिक बनाने की कोशिश की जा रही है विशाल। अभी तक ये जो है ये एटीएम के तौर पर आप इससे पैसा निकाल पाएंगे, इस पर हमने कुछ ग्राउंड पर एक्शन नहीं देखा, लेकिन बातें बहुत हो रही हैं। और मुझे लग रहा है जो हमारे नए पीएफआरडीए के जो चेयरपर्सन हैं एस रमन जी, वो भी काफ़ी, मुझे लग रहा है आते ही उन्होंने एनपीएस में कुछ चेंजेस किए, ईपीएफओ के विड्रॉल को जो है इक्विटी में एक्सपोजर, बिल्कुल, और विड्रॉल के जो नियम ईपीएफओ के कब से चले आ रहे थे उनको बहुत फ्लेक्सिबल बनाया है। और वो कह रहे हैं कि भाई आप ईपीएफओ से अपने एटीएम से जैसे पैसे निकालते हैं, एक ईपीएफओ का कार्ड मिलेगा और उसे आप पैसे निकाल पाएंगे। तो क्या ही बात होगी। आई जस्ट होप कि ये इम्प्लीमेंट हो जाए और सिर्फ वे बातें बनकर ना रहे।